साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं और आप सितंबर में सीटेट का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे में कोहल वर्ग का पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप कोहल वर्ग का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी परीक्षा में नुकसान कर जाएंगे, कम से कम 2 नंबर का नुकसान कर जाएंगे। बात यूपी टेट की रहे तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन सीटेट में अगर आप प्राइमरी और जूनियर दे रहे हैं तो कोहल वर्ग से सवाल पूछे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोहल वर्ग का सिद्धांत आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। आपको एक छोटी सी वीडियो 10 से 12-15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कोहल वर्ग आपका समाप्त हो जाएगा और समझदारी के साथ आप सीखेंगे इसको। कोहल वर्ग का जितना भी डाउट है, आज के बाद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के जितने भी 3 स्तर हैं, 6 चरण हैं, उनका पूरा खेला आपको इस सेशन में मिल जाएगा। तो सेशन को प्रारंभ करूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने हित मित्रों तक वीडियो को साझा कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेशन का प्रारंभ करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। बात करेंगे कोहल वर्ग के सिद्धांत की, तो इनका कोर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले सिद्धांत की मूल अवधारणा समझ लीजिए। कोहल वर्ग की बात करें तो यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से ये बहुत प्रभावित थे। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के लड़कों, जिनमें केवल पुरुष शामिल थे, उस पर 20 साल तक शोध किया था। उनका पूरा सिद्धांत बच्चों को कहानियां सुनाकर उनसे सवाल पूछने पर आधारित था। सबसे प्रसिद्ध कहानी हिंज की दुविधा की थी। आपको सभी को पता है कि हिंज की पत्नी कैंसर से मर रही थी। दवा बहुत महंगी थी, दवा खरीदने की उसके अंदर ताकत नहीं थी। हिंज ने रात में मेडिकल स्टोर से मतलब शीशा तोड़ करके यानी दवा की चोरी कर ली। इसी कहानी पर इनका पूरा का पूरा सिद्धांत आधारित है। कुछ बातें मैं पहले अवगत करा दूं। देखिए, नैतिकता क्या होता है? नैतिकता है सही और गलत का निर्णय करना। लेकिन किस संदर्भ में सही और गलत का निर्णय करना? तो जब आप संदर्भ की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर जी, सामाजिक संदर्भ में सही और गलत आ जाएगा। तो दुनिया भर में एक जैसा समाज तो है नहीं। तो जब दुनिया भर में एक समाज नहीं है तो कोई नैतिकता का सिद्धांत सिद्धांत कैसे हो सकता है? सिद्धांत का मतलब ही होता है ऐसा नियम जो यूनिवर्सल हो जाए, जो सार्वभौमिक हो जाए, सब जगह के लिए मान्य हो जाए। तो दुनिया भर में जब समाज एक जैसा नहीं होगा तो नैतिकता सार्वभौमिक कैसे हो सकती है? जो एक समाज और एक संस्कृति में कोई कार्य नैतिक माना जाता है, तो वही कार्य दूसरे समाज और संस्कृति में अनैतिक भी माना जा सकता है। इसलिए कोहलबर्ग अपना पहले ही बचाव कर लिए हैं कि मेरे जो सिद्धांत की प्रकृति है वो सामाजिक नहीं है, वो संज्ञानात्मक प्रकृति है। इसीलिए इन्होंने बच्चों को कहानियां सुना करके नैतिक दुविधाओं में डाला और नैतिक दुविधा से निकलने के लिए बच्चों ने जो नैतिक तर्कणा का प्रयोग किया, उसी नैतिक तर्कणा के आधार पर इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर और 6 चरण का डिवाइडेशन किया। बच्चों को इन्होंने कहानियां समझा सुनाई थी। उन कहानियों में तमाम नैतिक उलझने थी। उन नैतिक उलझनों पर बच्चों से सवाल पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, लॉजिक बताओ। बच्चों ने जो लॉजिक दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। सुनाई गई कहानियों में प्रसिद्ध कहानी हिंज की है। उसे हाइंज डेलिमा बोला जाता है। मतलब कि उसकी पत्नी बीमार थी, उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी पैसे इकट्ठा नहीं हुए। उसने दवा विक्रेता से भी दवा मांगी लेकिन नहीं पाया। दवा को कम दाम में मांगा, नहीं दिया, चोरी कर लिया। चोरी करके पत्नी की जान बचा लिया। जब ये कहानी बच्चों को सुनाई गई तो कहानी से सवाल पूछा गया कि बच्चों ये बताओ कि क्या हिंज के द्वारा दवा का चोरी करना सही था? तब बच्चे उसी पर जैसा जवाब दिए, उसी हिसाब से इसने नैतिकता के स्तर और नैतिकता के चरण बताए। यहाँ पर उस पर हम पहुंचे उससे पहले आपको कुछ शब्दावलियों की बात कर दें। 3 महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं कोहल वर्ग में। एक नैतिक दुविधा जिसको मॉरल डेलिमा कहा जाता है। सही और गलत के बीच चुनाव करने में फंस जाना। जैसे हिंज अगर चोरी ना करे तो पत्नी मर जाएगी और चोरी करे तो जेल जाएगा। अब वह क्या करे? ये बच्चों के दिमाग में दुविधा उत्पन्न हुई। इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए, सही और गलत का निर्णय लेने के लिए जो दिमाग कॉग्निटिव प्रोसेस करता है, जो दिमाग लगाया जाता है, वही क्या होता है? नैतिक तर्कड़ा होता है। मतलब हिंज का यह सोचना कि जान बचाना नियम तोड़ने से ज्यादा जरूरी है, निर्णय पर पहुंच गया वो। उसके निर्णय का तरीका क्या है कि जान बचाना जरूरी है भाई, पहले मानव का अधिकार, पहले किसी के जीवन की रक्षा करना जरूरी है, नियम कानून भाड़ में जाए। तो उसकी नैतिक तर्कणा इस आधार पर हाई लेवल की हो गई। नैतिक व्यवहार क्या होता है? बहुत सोचने के बाद जो अंतिम फैसला लिया जाता है वही व्यवहार होता है।
हालांकि कई मामलों में नैतिक तर्क और नैतिक व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। ये कोहलबर्ग के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना होती है कि नैतिक तर्कड़ा के आधार पर कोई व्यक्ति सोच के स्तर पर कुछ हो सकता है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर वह कुछ और हो सकता है। ये आपके सिद्धांत में कमी रही है। आगे फिलहाल इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं, जहां से यूपी टेट में सवाल बनता है। नैतिकता के 3 स्तर में पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व रूढ़िगत स्तर, जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है, 4 से 10 साल का समय बताया जाता है। परंपरागत या रूढ़िगत स्तर की बात करें तो 10 से 13 साल का होता है। उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत स्तर की बात करें तो 13 साल से ऊपर की अवस्था में पाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर अवस्थाओं को लेकर के बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल पर क्या होता है कि बच्चे को सही और गलत का खुद से ज्ञान नहीं होता है। उसकी नैतिकता बाहरी लोगों पर, माता पिता के नियंत्रण में होती है। इसके भी 2 चरण इसने बताए हैं। इसका एक चरण बताया इसने कौन सा, आज्ञा और दंड की अवस्था, जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन कहा जाता है। बच्चे का हर काम दंड से बचने के लिए होता है। अगर काम करने पर मार पड़ेगी तो काम गलत है, और मार नहीं पड़ेगी तो काम सही है। देसी उदाहरण समझिए, बच्चा होमवर्क इसलिए कर रहा है ताकि क्लास में मास्टर साहब से डंडे ना पड़े, तो यहाँ उसकी डर की नैतिकता हो गई। बच्चा चोरी नहीं कर रहा, डर रहा है, तब यहाँ दंड की नैतिकता हो गई। हिंज की दुविधा पर उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों का? बच्चों ने कहा कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। बच्चों ने ये जवाब दिया। तब कोहलबर्ग ने कहा कि बच्चों का ये जवाब है कि उसे पुलिस पकड़ लेगी, तो बच्चों का निर्णय डर पर आधारित है, दंड पर आधारित निर्णय है, तो दंड की नैतिकता हो गई। उसके बाद दूसरी नैतिकता इसी इसी पर, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर पर दूसरा चरण इसने बताया, अहंकार का, साधन सापेक्ष का, या जैसे को तैसे की नैतिकता। मतलब इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स या इंस्ट्रूमेंटल पर्पज या इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन इसको कहेंगे, टेट फॉर टैट कहेंगे, जैसे को तैसा। यहाँ बच्चा स्वार्थी हो जाता है, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा। इसे विनिमय, एक्सचेंज की अवस्था भी कहा जाता है। उदाहरण हो जाएगा कि कल मैंने तुम्हें अपना समोसा खिलाया था, आज तुम मुझे अपनी पेंसिल दो। कल मैंने तुम्हें अपनी कलम दिया था लिखने के लिए, तो तुम भी अपनी कलम आज मुझे दे दो लिखने के लिए। तो बच्चा वो वाला भी बोलेगा कि हम 1 पन्ना लिखे थे, तुमको भी 1 पन्ना लिखना होगा। हम बाबू 1 पन्ना लिख ले रानी, तू हमरे कलम से 1 पन्ना लिखा, ज्यादा मत लिखा। ये वाली बात होती है, टिट फॉर टेट। और हिंज की दुविधा पर बच्चों ने क्या उत्तर दिया? हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उससे उसकी पत्नी की जान बच रही है, पत्नी की जरूरत है, उसे अपनी पत्नी की जरूरत है, उसका जान बचाना जरूरी है। कल को वही स्वस्थ होकर के आएगी तो बाबू पानी पी लो, बाबू खाना खा लो, कौन करेगा? तो इसलिए उसे दवा की चोरी कर लेनी चाहिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए दवा चोरी कर लेनी चाहिए। तो बच्चों की नैतिकता किस पर आधारित हो गई? लाभ पर आधारित हो गई। इसे लाभ की नैतिकता भी कहेंगे, है ना? इसे सेल्फ इंटरेस्ट की नैतिकता भी कहेंगे, इसे अहंकार की नैतिकता कहेंगे, साधन सापेक्ष कहेंगे, जैसे को तैसा की नैतिकता कहेंगे। इस पर सवाल बहुत बनता है क्योंकि इसके उपनाम बहुत हो जाते हैं। आगे देखिएगा, दूसरा होता है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा समाज के नियमों, परंपराओं और परिवार की उम्मीदों के अनुसार सही गलत का फैसला करता है। जैसे यहाँ पर चरण कौन सा हो जाता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, गुड बॉय गुड गर्ल का ओरिएंटेशन पाया जाता है। बच्चा हर वह काम करता है जिसे वह दूसरे की तारीफ प्राप्त करे, समाज में उसे अप्रूवल प्राप्त हो, समर्थन प्राप्त हो। जैसे शर्मा जी का लड़का इसलिए सुबह 4 बजे उठकर पढ़ रहा है ताकि मोहल्ले वाले रिश्तेदार कहें वाह कितना होनहार बच्चा है। अब शर्मा जी को छोड़िए, अपने पर आ जाइए। बचपन में आप भी आलेख और सुलेख खूब जम करके लिखते थे ताकि मास्टर आपके कॉपी पर वेरी गुड लिख दे। लिखते थे कि नहीं? मास्टर बोल दिया ये बेटा दौड़ करके कुर्सी लेकर के आओ। बचपन याद करिए कि दौड़ करके ऑफिस में गए, लकड़ी वाली कुर्सी जो अपने दम पर उठा भी नहीं पा रहे हैं, उस कुर्सी को लाने के लिए लड़ाई होने लगी। आपस में पकड़ रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। कुर्सी एक तरफ एक पकड़ लिया, एक तरफ एक पकड़ लिया। क्या हो रही है? छोड़ बे, छोड़, पहले हम पकड़े हैं। छोड़ देन, बारह नकिया फुट जी, पहले हम पकड़ने हैं, हम लेके जा। लड़ाई हो रही है। इसी चक्कर में खींचा तानी में कुर्सी का हत्था हाथ में आ जाता है। तब तक क्लासरूम की कोई गुड गर्ल आती है, वो आती है, हाँ। मास्टर पूछा क्या हुआ? सर जी कुर्सी तोड़ दिए ये लोग। वो बिना कुछ किए गुड गर्ल बन के निकल लेती है। इधर मास्टर बुला लिया दोनों को, कौन तोड़ा बे? सर जी पहले हम पकड़े थे, फिर ये पकड़ लिए और ये खींचने लगे, हम लेके जाएंगे। मास्टर दोनों को दो दो चटकनी मारा। दोनों मिल के नहीं ला पा रहे थे, तोड़ना जरूरी था। ये खेला क्यों बिगड़ गया?
क्योंकि खेला बिगड़ गया, हम अच्छा बनने के चक्कर में लतियाए जाते थे। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में आए थे हरिभजन ओटन लगे कपास, है ना? करने क्या आते थे, हो क्या आ जाता था। मतलब संजोगे गड़बड़ रहता था। अधिकतर अच्छा बनने के चक्कर में हम बहुत लतियाए जाते थे हम लोग। हिंज की दुविधा पर उत्तर क्या आ रहा है कि हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, उसके बाद सब उसे अच्छा पति मानेंगे, हीरो मानेंगे, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, अपने बाबू सोना से बहुत प्यार करता है, उसे अच्छा माना जाएगा, इसलिए उसे चोरी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर तर्क देखिएगा, अच्छा माना जाएगा इसलिए चोरी कर लेना चाहिए। आगे समझिएगा। तीसरी नैतिक चौथी नैतिक चौथा चरण जो आ जाएगा वो क्या, कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का, जिसको बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जिसको बोलेंगे रूल्स आर रूल्स, नियम तो नियम है। यहाँ बच्चा मानता है कि नियम ही भगवान है। समाज के लिए नियम और कानून किसी भी कीमत पर टूटने नहीं चाहिए। रात के 2 बजे सुनसान सड़क पर भी रेड लाइट देखकर रुक जाना, क्योंकि नियम तो नियम है, रूल्स आर रूल्स। यहाँ पर दुविधा पर क्या जवाब बच्चों ने दिया, हिंज को चोरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है। अगर सब ऐसा करेंगे तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, तो इसे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। समाज के नियम का पालन करना जरूरी है, क्योंकि सब लोग अगर अपने जरूरत के हिसाब से नियमों का उल्लंघन करेंगे तो समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। आगे समझिएगा। उत्तर परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िगत स्तर क्या बताया इसने, तो इसने कहा कि यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है। नैतिकता का कौन सा स्तर है, सबसे उच्च स्तर है नैतिकता का। यहाँ फैसले समाज के डर से नहीं बल्कि अंतरात्मा और मानवाधिकारों के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर चरण 5वां आ जाएगा, सामाजिक अनुबंध व व्यक्तिगत अधिकार का आ जाएगा कि व्यक्ति यह मानने लगता है कि नियम इंसान की भलाई के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से इंसान का नुकसान हो रहा है तो उस नियम को बदल देना चाहिए। अगर एम्बुलेंस में किसी की जान जा रही है, कोई मृत मृत पड़ने वाला है, बीमार है, तो उसके लिए रेड लाइट तोड़ देना बिल्कुल सही है। इसीलिए आप देखिएगा, ये जो एम्बुलेंस होते हैं उनके लिए ट्रैफिक रूल कोई रूल नहीं होता है, वो तोड़ते हैं, क्योंकि उससे नियम पालन करने से ज्यादा जरूरी किसी की जान बचाना होता है। हिंज की दुविधा पर बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं कि हिंज का चोरी करना सही है, क्योंकि जीवन का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ, किसी भी मेडिकल स्टोर के संपत्ति के अधिकार से बहुत बड़ा है। किसी का जीवन अधिकार बहुत बड़ा है, तो चोरी कर लेना कोई अपराध की बात नहीं है। क्योंकि यदि नियम कानून उसके ऊपर नहीं लागू हो रहा कि वो दवा को अधिक दाम में बेच रहा है, तो चोरी करने वाले पर नियम कानून क्यों लागू होगा, क्योंकि उसने किसी की जीवन बचाई है, तो उसको क्यों कानून के बसीभूत किया जाएगा। अब अगला और अंतिम चरण बताया जाता है सार्वभौमिक नीति परक, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल आ गया। यह सर्वोच्च अवस्था है, जहां इंसान संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है। जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इन्होंने देश और मानवता के लिए फांसी या जेल को खुशी खुशी गले लगा लिया था। अब हिंज की दुविधा पर क्या जवाब बच्चे देते हैं, हिंज को चोरी करना ही चाहिए, चाहे वह दवा उसकी पत्नी के लिए हो या किसी अजनबी भिखारी के लिए हो। एक इंसान की जान बचाना दुनिया का सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है, ये जवाब देते हैं बच्चे। इसलिए बच्चों की नैतिकता कौन सी हो गई, सार्वभौमिक नैतिकता हो गई बच्चों की। सीटेट में तो अप्लाइड सवाल पूछा जाता है इस पर, लेकिन यूपी टेट में सीधा सपाट सवाल आ सकता है। कोलबर्ग के सिद्धांत की कुछ आलोचना भी हुई है, जो सीटेट का हॉट टॉपिक होता है। जैसे आलोचना में लैंगिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाता है, जेंडर बाइस का आरोप लगाया जाता है। कैरोल गिल्गिन ने कहा कि कोहलबर्ग ने केवल लड़कों पर शोध किया और लड़कियों को छोड़ दिया, इसलिए यह सिद्धांत पूर्वाग्रही है। लड़कियों की नैतिकता की बात में ये लड़कियों की नैतिकता को कम करके आंकता है। जी हाँ, कोहलबर्ग ने ये कहा भी है कि आगे समझिएगा, न्याय बनाम देखभाल की नैतिकता पर कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है। कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों की न्याय की नैतिकता पर आधारित है, जहां नियम और लॉजिक सर्वोपरि है। यहीं पर कोहलबर्ग कहते हैं कि महिलाओं की नैतिकता, उनके अंदर न्याय और निर्णय की क्षमता कम पाई जाती है। तब कैरोल गिल्गिन आई, उन्होंने कहा कि महिलाओं में भी नैतिकता होती है, बस सोचने का तरीका अलग होता है। महिलाओं में देखभाल की नैतिकता पाई जाती है, उनका एथिक्स ऑफ केयर होता है, जहां भावनाएं, दया, रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कोहलबर्ग ने इसी तरह इसको पूरी तरह नजरअंदाज किया था, जिस पर कैरोल गिल्गिन ने आरोप लगा करके बताया कि इनके अंदर एथिक्स ऑफ केयर होता है, इनके लिए भावनाएं, दया, रिश्ता ज्यादा मायने रखता है, और पुरुषों के लिए न्याय और निर्णय मायने रखता है। आपने पुरुषों की नैतिकता तो समझाई, लेकिन महिलाओं की नैतिकता नहीं समझाई, ये आरोप लगाया गया।
संस्कृति के प्रभाव का भी आरोप लगता है। कोहलबर्ग ने पश्चिमी संस्कृति वेस्टर्न कल्चर को ध्यान में रखकर सिद्धांत दिया था, जबकि पूर्वी देशों जैसे भारत की नैतिकता अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक स्तर पर लोगों का जीवन अलग होता है। इस तरीके से आज के इस सेशन में आप देखेंगे तो 15 मिनट के मात्र सेशन में आपको कोहलबर्ग का पूरा सिद्धांत सीखने को मिल गया। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको यह सिद्धांत बखूबी समझ में भी आ गया होगा और आप परीक्षा के लिए जितने भी प्रश्न पूछेंगे अब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को हित मित्रों तक साझा कर दीजिएगा और अगर पसंद आई होगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी एक नए टॉपिक पर, एक नई वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।